हेलो बच्चों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर रहने वाला है, ऊंचाई और दूरी। जब बोल देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपको जो चैप्टर है ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर से है। तो आपके इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपके इस चैप्टर से 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे इस चैप्टर से। तो ये कह सकते हैं कि लगभग ये चैप्टर आपका 10 नंबर आपको दिला देगा। तो यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से बनने वाले हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ऊंचाई दूरी जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हो सकते हैं वे सब आपको सिखाऊंगा। और इस क्लास में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि ऊंचाई दूरी चैप्टर में यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो फिर आप क्वेश्चन को समझकर कर पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस आपको सिखाना रहेगा डायग्राम किस प्रकार से बनाना है और क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से करना है। तो यह चैप्टर मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये मान के चलो कि ये चैप्टर आपको 10 नंबर दिला देगा। तो सभी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट भी कर लेना है। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाला हूँ चैप्टर को। यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपको चैप्टर आता है या नहीं आता है, तो भी आपको यह वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको मैं इतने सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चन करना सिखा दूंगा जो आपको एग्जाम में, जब आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये यदि आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरी सभी बातों को सुनना है। तो बिना बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। यदि आपने ये जान लिए तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का चित्र बना के, डायग्राम बना के उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले मान लो हमारे पास ये एक मीनार है। ये क्या है? एक मीनार। ये एक मीनार है जो इसकी ऊंचाई होगी, जो इसकी होगी ऊंचाई, इसकी जो हमारे पास होगी ऊंचाई उसको हम लिखेंगे एच से। ध्यान देंगे। मान लो कोई मीनार है, खंबा है, पेड़ है या फिर कोई मकान है, उसकी जो ऊंचाई है वो हम लिखेंगे किससे? एच से। ठीक। और जो उसका जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है, सबसे नीचे वाले बिंदु, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। तो सभी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक। ये होता है सबसे नीचे वाला पाद बिंदु किसी मीनार, खंबे या फिर हमारे पास किसी मकान का। उसके बाद सबसे ऊपर जो टॉप का पॉइंट होता है ये वाला, इस हम क्या बोलते हैं? इस हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। या फिर बोलते हैं क्या? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। तो किसी मीनार का, किसी खंबे का, किसी पेड़ का सबसे ऊंचा ऊंचा हमारे पास फिर टॉप का जो पॉइंट होगा उसे बोलते हैं शिखर या फिर क्या? शीर्ष। ठीक। चलो जी। उसके बाद हमारे पास होता है उन्नयन कोण। भाई मान लो यहाँ पे ये होता है इसका आधार, ये होता है आधार। यानी कि हमारे पास ये एक मीनार है, इससे क्या है? एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर जो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे किसी वस्तु को देख रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है क्या नाम यहाँ बनेगा? उन्नयन कोण। यहाँ क्या बनेगा? उन्नयन कोण। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं किसी पेड़ या फिर मीनार या फिर किसी मकान के शीर्ष को हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो ये बात उसमें माननी चाहिए, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। ठीक भाई। उसके बाद हम सीखते हैं किसके बारे में? अवनमन कोण के बारे में। मान लो भाई हमारे पास ये एक मीनार है, ये क्या है? एक मीनार है। तो अब की बार हम यहाँ पे खड़े हैं ऊपर से, हम ऊपर से नीचे की ओर एक्स दूरी पर स्थित, एक्स दूरी पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। तो अब की बार हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास इधर इस हमारे पास कंडीशन में अवनमन कोण। ये बनेगा इस प्रकार से। क्या बनेगा?
अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आपको इस प्रकार से बनाना चाहिए। और अवनमन कोण कब बनेगा? जब हम किसी मीनार के शीर्ष से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और आपको ध्यान रखना है ये अवनमन कोण जो भी है ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपस में बराबर होगा। तो आपको बात ध्यान रखनी है, इस प्रकार से ये वाला जो कोण है, दोबारा देख लो एक बार और, ये हमारे पास जो कोण है इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी से बराबर होगा, ये वाला कोण इसके। और आपको भी ध्यान रखना है इसी प्रकार से ऐसे भी ये वाला जो कोण हमारे पास होगा थीटा, ये बराबर होगा यहाँ पे थीटा के। बात सही है। तो आपने सीख लिया उन्मन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। और ये आधार है, आधार होता है ये वाला एरिया, यानी फिर एरिया कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है आधार। ठीक, ये होता है आधार। और ये होता है क्या, जो मीनार की जो हाइट होगी इसे बोलते हैं हम लंब। मीनार की जो हाइट होगी इसे बोलते हैं लंब। और जो तिरछी लाइन है इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। सॉरी आधार बोल रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम कर्ण। दोबारा सुनेंगे, जो हमारे पास तिरछी लाइन होती है ये वाली, इसे बोलते हैं कर्ण। जो हाइट है, ऊंचाई है, इसे बोलते हैं लंब। और जो ये नीचे वाली लाइन है ये वाली, इसे बोलते हैं आधार। और एक बात और सुनेंगे उसके बाद, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये हमारे पास क्या है? आधार और क्षैतिज क्या है, सुन लो भाई। ये होता है हमारे पास इस प्रकार से खड़ी लाइन क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन में कहा जाएगा एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, ऊर्ध्वाधर यानी कि हमारे पास हाइट। बात हो ऊर्ध्वाधर की तो बात करनी हाइट की। ठीक, फिर क्या देख, क्षैतिज में 5 मीटर या फिर x मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, तो ये होती है क्षैतिज लंबाई। ये लंबाई होती है क्षैतिज। तो आपको कहा जाए क्षैतिज यानी कि ये मीनार है, इससे x मीटर क्षैतिज दूरी में कोई बिंदु स्थित है, तो आपको दूरी इस प्रकार से लेनी है क्षैतिज में, यानी कि क्षैतिज दूरी होती है आधार। ये मान लो, ऐसे मान लो, क्षैतिज दूरी होती है आधार और ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है? ये होती है हाइट। बात सही है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक पॉइंट और है, मीनार या फिर खंबे की छाया। ये आप किस प्रकार दर्शाएंगे? देखो यहाँ पर देख लो, मीनार या फिर खंबे की छाया किस प्रकार से दर्शाएंगे। मान लो भाई ये मीनार है, मीनार है या फिर क्या है? खंबा है भाई। ये कोई मीनार है, ये क्या है? खंबा। या फिर कोई पेड़ हो सकता है, तो उसकी जो छाया होगी वो इस प्रकार दिखाई देगी। मैं नीचे ऐसे छाया जो आएगी इसकी इस प्रकार से आएगी छाया, ये होगी इसकी छाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया पाद बिंदु किसी मीनार का सबसे नीचे वाला बिंदु पाद बिंदु होता है। और सबसे ऊंचा बिंदु यानी किसी मीनार या फिर किसी पेड़ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है शीर्ष या फिर शिखर। उसके बाद उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देख, नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और जो हमारे पास है, पाद बिंदु से किसी x दूरी पर जो बिंदु होगा उसकी लंबाई जो हमारे पास होगी उसको हम बोल देंगे आधार। ठीक, और जो हमारे पास है मीनार या फिर मकान या फिर किसी पेड़ की जो हमारे पास होगी हाइट, उसे बोल देंगे लंब। और जो तिरछी लाइन है उसे बोल देंगे कर्ण। ठीक, और अवनमन कोण ये वाला इस प्रकार से उन्नयन कोण किस प्रकार से बराबर होगा ये जान लेना है। क्षैतिज रेखा होती है आधार वाली लाइन, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर जो हमारे पास लाइन होगी इसे बोलते हैं हाइट। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़े से एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय का। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय, एक तो पाइथागोरस प्रमेय याद कर लेनी है। पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई होगी सुन लो। ये मान लो भाई हमारे पास एक अवनमन कोण है, यहाँ पे सॉरी उन्नयन कोण है थीटा, और ये मान लो यहाँ पे है 90 डिग्री, यानी कि एक हमारे पास है ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय उपयोग होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधा नीचे वाला। और पाइथागोरस प्रमेय तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, और आपको ध्यान रखना है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा लंब बटे आधार, और ये टैन थीटा लंब बटे आधार, और कोस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद आपको याद रख लेना है साइन 30 का मान, कोस 60 का मान, टैन 60 का मान, टैन 45 का मान,
कोस 45 का मान, टेन 45 का मान, साइन 60 का मान, कोस 60 का मान और टेन 60 का मान। ये सब वैल्यू आपको याद कर लेनी है। इतना सब कुछ यदि आप कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए, ये सब कुछ याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम जो कुछ भी आपको मैंने बताया है उसकी सहायता से डायग्राम बनाना सीखते हैं और क्वेश्चन करना सीखते हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी मैंने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। देखो भाई, यह एक समतल मैदान है, फिर इस पर पड़ती है मीनार की छाया। मैंने बताया था आपको मीनार ऐसे बनानी है और मीनार की छाया इस प्रकार से बनानी है, छाया नीचे पड़ेगी। ठीक, उसके बाद ये बन जाएगा क्या, एक उन्नयन कोण इस प्रकार से। ठीक, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा कर्ण। और ये हमारे पास जो मीनार है इसकी जो हमारे पास लंबाई है तो बोल देंगे हम क्या, लंब। और जो इसकी छाया है इसे बोल देंगे हम यहाँ पे आधार। बात ठीक है, चलो जी। और ये मान लो हमारे पास कोण क्या है, ये कोण है थीटा, ये कोण क्या है थीटा। तो बताना है उन्नयन को, बताना है कितना होगा। तो पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। मीनार की छाया की जो लंबाई है, हाइट उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी है। मान लो जो उसकी हाइट है वो h है, जो इसकी छाया है वो जाएगी इस मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी। ठीक, अब मुझे निकालना है टेन थीटा। अब देखो आपको लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार कौन फॉर्मूले में होता है, टेन थीटा में। तो आपको ध्यान रखना है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बता चुका हूँ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई हमारे पास, h है। आधार कितना है, h गुना √3, s से h कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आएगा कितने के, टेन थीटा बराबर आएगा यहाँ पर, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया था आपको टेन 60 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। चाहे देख लो पीछे बता चुका हूँ, ये भी टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जो मैंने बातें बताई ना इन्हें याद कर लो, बस एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का नहीं तुम्हारे से। क्योंकि मैंने इतना टाइम आपको समझाने में लिया है, सब कुछ बातें बताने में लिया है, सारे फॉर्मूले बताए हैं किस प्रकार से कैसे अप्लाई होंगे, ये हम क्वेश्चन से अब सीख रहे हैं। ठीक, तो जो जो बातें बताई हैं इस क्वेश्चन से पहले सब आपको नोट कर लेनी है, समझ लेनी है, याद कर लेनी है, तो फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये टेन का टेन कट जाएगा यहाँ पे। तो उन्नयन कोण की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डिग्री, राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद में आगे आपको 4 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आएगा, डायग्राम बनाना आएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालना आएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ये आगे जो मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं। इतना सब कुछ आप कर लेते हैं तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो करना आपको आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक समझेंगे, चित्र बना के आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है भूमि पर स्थित बिंदु x। तो मान लो भाई ये भूमि है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है x। ठीक, एक बिंदु है x। फिर क्या लिखा है, एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर एक टावर है। तो बिंदु एक x है, यहाँ पर एक मान लो कुछ दूरी पर इससे ये एक क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर। और टावर का नाम है पी क्यू, टावर का नाम है पी और क्यू। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, भूमि पर स्थित बिंदु x से टावर पी क्यू के शिखर क्यू। तो टावर जो पी क्यू है इसका जो शिखर है वो क्यू है, और इससे जो उन्नयन कोण है वो क्वेश्चन में दिया है कितना है, उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है 60।
चलो जी, हमारे पास हो गए 60। फिर क्या लिखा है, बिंदु x से 40 मीटर 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से। तो जो हमारे पास है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर मान लो यहाँ तक की ऊंचाई है, कितनी, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु जो हमारे पास है y से जो हमारे पास है उन्नयन कोण कितना है, y से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये है हमारे पास कितना, 45 डिग्री। ठीक, ये लाइन पहले मिला लेंगे यहाँ से इस प्रकार से आधार बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पर जो है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु y है, और इस y से टावर के शिखर Q से जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, यहाँ तक की बात पूरी हुई। तो आंसर निकालना है हमें, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई पता नहीं है, और पी से लेके एक्स तक की जो दूरी है ये वाली, ये हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो भाई अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारे पास है पी से क्यू तक की जो हाइट है, जो पी से क्यू तक की हाइट है वो तो हमारे पास मान लो ये है कितनी, पी और क्यू। अब यहाँ पे देखो, इस बिंदु कुछ मान लो, यहाँ पे इसको मान लो वाई डैश, मान लो इसको वाई डैश, हम मान लो वाई डैश। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये हो जाएगी h माइनस के 40 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 40। तो 40 घटा देंगे किसमें से, यहाँ पे जो क्या नाम हमारे पास है पी क्यू की लंबाई जो है, ये हमारे पास है पी क्यू, यहाँ लंबाई है, इसमें तुम घटा देंगे 40। तो हमारे पास जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये वाली, ये कौन सी होती है आप देख लो, यहाँ पे रेड पेन देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये हो जाएगी कितनी, पी क्यू माइनस के 40, क्योंकि पूरी लंबाई यहाँ पे पी क्यू है। 40 मैंने क्यों घटाया, क्योंकि ये लंबाई घटानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। बात समझ में आपके यहाँ पर आगे होगी। तो अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में, क्या लिखेंगे, चित्र में। तो चित्र में हमारे पास है tan थीटा, tan थीटा, या फिर tan लो 60, tan थीटा ना लो, tan 60 लो, और tan 60 बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है, P और Q, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे यहाँ तक के त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में इसमें, ठीक है नहीं, तो हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पी क्यू हमारे पे हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा कितना, पी एक्स। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है भाई हमारे पास क्या, √3 पी क्यू अपॉन पी एक्स। ठीक, उसके बाद देखो करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पर लिखेंगे अब हम चित्र में ही हमारे पास क्या, tan 45, और tan 45 हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास लंब, लंब कौन सा है, इसका लंब हो जाएगा नाम कौन सा, ये वाला जो मैंने रेड से पेन कर रखा है, ये लंब है, जो हो जाएगा क्यू वाई डैश। और आधार तो भाई ये हमारे पास रहेगा वाई डैश, वाई वाई डैश, वाई डैश, और जो वाई डैश है ये बराबर हमारे पास हो जाएगा पी एक्स के, क्योंकि क्योंकि ध्यान देंगे भाई ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या है, सेम है, इसीलिए ये जो हमारे पास है ये बराबर होगा पी एक्स के। और जो हमारे पास है क्यू वाई डैश, ये लंबाई हो जाएगी पी क्यू माइनस के 40। ठीक, और tan 45 का मान होता है 1, क्यू और वाई डैश हमारे पास हो जाएगा पी एक्स, और वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी वाई, दोबारा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो क्यू और वाई डैश है इसकी वैल्यू हो जाएगी पी क्यू माइनस के 40, और वाई डैश की वैल्यू है पी एक्स। अब बिल्कुल सही है। ठीक, अब पी एक्स की वैल्यू, जो पी एक्स ऐसे गुना कर दो 1 में यहाँ पे, तो पी एक्स बराबर आएगा पी क्यू माइनस के 40। तो इसको समीकरण 1 मान लो,
उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में है ना, समीकरण एक में हम पी एक्स का मान रखेंगे। समीकरण एक में हम क्या करेंगे, पी एक्स का मान रख देंगे। तो वही बात मुझे करनी है यहाँ पर। देखो भैया क्या क्या लिखेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में पी एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण एक हो रही, यहाँ पर जब पी एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर आएगा √3 बराबर पी क्यू, और फिर यहाँ बटे में कितना आएगा, पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू हमारे हो जाएगी पी क्यू माइनस के 40। ठीक, उसके बाद इसको सुन के यहाँ देख लो, इसी गुना यहाँ पर कर दो ऐसे, तो यहाँ पर √3 गुना कितना आएगा, पी क्यू, और फिर माइनस √3 गुना 40, क्योंकि √3 की गुना दोनों में हो गया यहाँ पे, ठीक है नहीं, और बराबर कितना है पी क्यू। उसके बाद ये पी क्यू माइनस का, हमारे पास प्लस, ये प्लस का है पी क्यू ये वाला, अब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू। और ये -3 रूट गुना 40, यहाँ पे ये माइनस का है, और जब ये हमारे पास इधर साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का। बात ठीक है, यहाँ पे पी क्यू कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा कॉमन लेने के बाद √3 - 1 इक्वल टू √3 गुना 40। तो इस प्रकार से जो पी क्यू की वैल्यू आएगी या जाएगी 40 √3 बटे, जो गुणा में ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है नहीं, तो ये बटे में आ जाएगा √3 - के 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू की वैल्यू आएगी या फिर टावर की जो ऊंचाई आएगी वो अपना राइट आंसर ये है। उसके बाद बताना है पी एक्स की, पी एक्स का मान क्या है। तो पी एक्स का मान निकालने के लिए हम इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है नहीं, समीकरण 2, जो हमारे पास ये वाली समीकरण है इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है नहीं। तो पी एक्स का मान निकालना हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में पी क्यू का मान रखने पर, पी क्यू का मान रखने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 2 में पी क्यू का मान रख देंगे तो पी एक्स का मान निकल जाएगा, जो हमें यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पी क्यू का मान यहाँ पर रख देंगे 40 √3 और बटे √3 - के 1, और फिर यहाँ पर माइनस करना है 40 भी समीकरण 2 में। उसके बाद यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा √3 - 1, यहाँ पे 40 गुना √3, और इस जो हमारे पास नंबर है इसी गुना 40 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 √3 माइनस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस 40 आएगा। उसके बाद ये हमारे पास नंबर कट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 40 बटे √3 - 1। तो 40 बटे √3 - 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, परंतु यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा चुका है। तो 6 नंबर पाने के लिए आपको इतना सब कुछ समझना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपको यदि एग्जाम में करना है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उस प्रकार से आपको समझ के क्वेश्चन करके आना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। यदि क्वेश्चन में कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आपको वीडियो को पीछे करके दोबारा से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो आगे हमारे पास इसी प्रकार से है। तो भाई और आपके सामने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में केवल उन्नयन कोण की बात हुई थी, इस क्वेश्चन में उन्नयन और अवनमन कोण दोनों है, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, समझते हैं। तो हमारे पास एक मंदिर की ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर है। तो भाई एक मंदिर तो इस प्रकार से होगा, ये एक मंदिर है और मंदिर की जो हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर। बात सही है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के एक ओर, सड़क के दूसरे ओर, तो ये हमारे पास मान लो पूरी सड़क है, ये क्या है, सड़क है। तो सड़क के दूसरे ओर गए यहाँ पे, ठीक, थोड़ा बड़ा सा कर लो, ये सड़क है, तो सड़क के हम दूसरा साइड यहाँ पर आ गए, ठीक। और यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, एक भवन है यहाँ पे, भवन, तो मान लो एक भवन है ये रहा, ठीक। और भवन का जो शीर्ष है वो यहाँ पर होगा,
तब भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंदिर के शीर्ष की ओर और भवन का शीर्ष की ओर, और हम सड़क के दूसरे साइड पे आगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, पहले बनाएंगे एक आधार इस हमारे पास इस लाइन के समांतर इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आधा बनाने के बाद जो उन्नयन कोण है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, वो है 30 डिग्री। फिर आगे लिखा है तथा भवन के पाद बिंदु से, भवन का जो पाद बिंदु है यहाँ से जो है इस भवन के शिखर के साथ जो अवनमन कोण है, क्या है अवनमन कोण, वो कितना है, वो है 45 डिग्री। मैंने बताया था आपको, यदि हमारे पास इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, तो ये जो हमारे पास कोण होगा ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। बात सही है। चलो जी, मान लो भवन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है एच डैश है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी, क्योंकि पूरी ऊंचाई तो एच है, पूरी ऊंचाई तो एच है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 15 माइनस के एच डैश, क्योंकि ये पूरी हाइट कितनी है, एच बराबर 15 है, तो ये हो जाएगी 15 माइनस के एच डैश, यहाँ से और यहाँ तक की हाइट। इतनी बात समझ में आ गई है, तो फिर क्वेश्चन आराम से हम कर लेंगे। चलो जी क्वेश्चन की ओर करते हैं सॉल्यूशन, कैसे हमारे पास क्वेश्चन करना है। तो उन्हें कुछ नाम दे दो, ए, इसको दे दो यहाँ पे बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये हमने इनको नाम दे दिया है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखेंगे चित्र में, चित्र में, चित्र में, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो भाई हमारे पास लिखते हैं चित्र में, पहले लगाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज ई सी डी में। तो त्रिभुज ई सी डी कौन सा, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये हमारे पास है त्रिभुज ई सी डी ये वाला। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा, थीटा कितना है 45, और जो इसका टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है इसका ई और डी, और इसका जो आधार है वो है डी सी। टेन 45 का मान 1 हो भाई, और ई डी को हमने क्या रखा है एच डैश, ई डी को हमने क्या रखा है एच डैश, और ये हमारे पास क्या है, भवन की लंबाई है, ठीक। और बटे हमारे पास डी ई की वैल्यू नहीं पता, डी सी की वैल्यू नहीं पता, डी सी गुना 1 में करेंगे तो डी सी बराबर आएगा एच डैश, ठीक है। समीकरण 1 मान लो। अब लगाएंगे त्रिभुज ए ई बी में। तो एक बार आपको दिखा दूं मैं, ई ए बी कौन सा हमारे पास, बात कर रहे हैं हम त्रिभुज की, ये वाली ई ए बी, ये हमारे पास है ई ए बी त्रिभुज, ठीक। चलो जी, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन 30, क्या लिखते हैं टेन 30, तो टेन 30 की जो वैल्यू हमारे पहुंचेगी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका, लंब है ए बी, और आधार क्या है ई बी। उसके बाद थोड़ा समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे जो जो यहाँ पर दी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से वैल्यू पुट करनी है। तो टेन 30 का मान तो क्या होता है 1/√3, ए बी की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू हो जाएगी एच 15 माइनस के एच डैश, 15 माइनस के एच डैश, और जो हमारे पास है ई सी, सॉरी ई बी बराबर हमारे पास जो लंबाई है ये वाली ई बी, ध्यान से सुनेंगे, ये जो लंबाई है ई बी, ये बराबर हो जाएगी डी सी के, डी सी, और डी सी बराबर क्या है, डी सी बराबर है एच डैश, डी सी बराबर क्या है एच डैश, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा ई बी बराबर डी सी, डी सी बराबर एच डैश, तो यहाँ लिखेंगे एच डैश, ठीक। फिर इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, ठीक है नहीं, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, तो यहाँ पर आएगा एच डैश, इस √3 गुना हो जाएगी किसमें, 15 में, तो 15√3 आएगा, और फिर माइनस √3 गुना हो जाएगी एच डैश में, ठीक। ये माइनस का है इधर का प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम प्लस का लिखेंगे, ऐसे करके देखो ध्यान सुनेंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा √3 और एच डैश बराबर 15√3। उसके बाद इसका आंसर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आएगा एच कॉमन आएगा इधर से, तो यहाँ पर लिखेंगे एच कॉमन एच डैश 1 प्लस के √3 आएगा, और बराबर आएगा 15√3। उसके बाद इस पूरी वैल्यू से यहाँ भाग कर देंगे, तो यहाँ पर जो है एच डैश की वैल्यू आ जाएगी
15 रूट 3 और बटे 1 प्लस रूट 3। तो ये एच डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एच डैश जो भी है ये भवन की लंबाई है। तो भवन की जो लंबाई है वो हमें सिद्ध करनी थी 5 प्लस के 3 प्लस के रूट 3। तो ये सिद्ध करनी है। तो ये तो हमारे पास सिद्ध करनी है, तो उसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं आगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर ध्यान से मेरे पास सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास यहाँ पर है ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए भवन की जो ऊंचाई है वो इतनी है। मगर ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए लिया है ये एकदम सही डाटा नहीं है। हमें ये नहीं सिद्ध करना, सिद्ध करना है 15 और 3 प्लस रूट 3 और बटे 2। ये सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई इतने मीटर है। ठीक, तो आइए सिद्ध करते हैं। ये हमारे पास डाटा बिल्कुल सही हो चुका है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया था। ठीक है नहीं, तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। देखो सिद्ध कैसे होगा। तो यहाँ पे कंजुगेट से गुणा करेंगे, रूट 3 -1 और रूट 3 -1, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का है तो कंजुगेट लेंगे माइनस का। अब इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी 15 15 रूट 3 15 रूट 3 और रूट 3 माइनस के 1। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस, एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू ये आपस में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यहाँ बनना है एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट 3 गुना अंदर कर लो, तो यहाँ पर जो है रूट 3 की गुना अंदर कर लो। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको देखते हैं। भाई आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे मैंने बताया आपको रूट 3 की गुणा कर लो, यहाँ पे ब्रैकेट में जो संख्या है रूट 3 माइनस 1 में, तो यहाँ 15 सेम जाएगा। रूट 3 गुना रूट 3 में करेंगे 3 आएगा, रूट 3 गुना 1 में करेंगे तो रूट 3 आएगा। ठीक, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं 3 आएगा और माइनस के 1, और यहाँ पर बचेगा 15, 3 माइनस के रूट 3 और बटे में आ जाएगा कितना 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमें जो है भवन की जो ऊंचाई है ये हमारे पास सिद्ध हुई जो इस क्वेश्चन में दी थी। ठीक, तो भाई थोड़े से हमारे पास क्वेश्चन बड़े होते हैं, परंतु आपके एग्जाम में 6 नंबर से कम का क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आने आने हैं, तो ये आपको करने आ जाने चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन हुआ, लेंथी क्वेश्चन हुआ तो ये 6 नंबर में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हुआ तो ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्या कराया था 2 कराया था, थोड़ा छोटा क्वेश्चन था ये, तो आपके 4 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 ये 6 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी 6 नंबर का रहेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है। तो ये सब आपको करने आ जाने चाहिए। तो आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही छोड़े हैं। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना है। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाने हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सभी क्वेश्चन पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको इस जो आपका यूट्यूब चैनल है मैप ट्यूशन क्लासेस, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको एग्जाम से पहले पहले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिया जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।